Welcome to P. Agarwal editorials. Today are the first topic that we are going to discuss is the necessity of mainstreaming wetland conservation. तो इसमें हम क्या बात करते हैं, फरवरी 2 को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। 1971 से ये मनाया जाता है जब से रामसर कन्वेंशन हुई। मेघालय हाई कोर्ट ने अपने आप ही ये सो मोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लिया। सो मोटो मतलब उन्होंने खुद से ही इस पे मॉनिटर किया वेटलैंड कंजर्वेशन स्टेट में। और 2023 का जो थीम था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो इसमें हम क्रिटिकल रोल की बात करते हैं कि वेटलैंड्स में कि जो वेटलैंड्स होते हैं वो बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स होते हैं और वो 40.6% ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम सर्विसेज दे रहे हैं हमें, जबकि वो अर्थ पे सिर्फ 6% है। तो इनको बेनिफिट्स क्या है? इनके वाटर प्यूरिफिकेशन, फ्लड कंट्रोल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, लाइवलीहुड सपोर्ट फॉर कम्युनिटीज़। फिर थ्रेट्स क्या है वेटलैंड्स को? जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, ये सारे वेटलैंड्स को ख़त्म करने की उस पर रहते हैं। की स्टैट्स क्या है हमारे पास कि 50% ऑफ वेटलैंड्स का लॉस 1900 से हो चुका है। 35% डिक्लाइन हमने 1970 और 2015 के बीच में देखा। दोनों कोस्टल और इनलैंड वेटलैंड्स का एनुअल लॉस रेट जो है वो -0.78% है, जो कि 3 times हायर है दैन नेचुरल वेजिटेशन लॉस। एंड 81% ऑफ इनलैंड वेटलैंड स्पीशीज एंड 36% ऑफ कोस्टल वेटलैंड पॉपुलेशंस हैव डिक्लाइंड सिंस 1970। ग्लोबल एफर्ट्स क्या रहे हैं वेटलैंड कंजर्वेशन के? तो रामसर कन्वेंशन हुई 1971 में, उसके बाद रामसर कॉप 14 2022 हुई इन चाइना एंड स्विट्जरलैंड एम्फेसाइज्ड कि जो इंटीग्रेशन है वेटलैंड कंजर्वेशन की उसको ग्लोबल एनवायरमेंटल स्ट्रैटेजीज के साथ करना चाहिए ताकि इस पे ज़्यादा ध्यान जाए। सस्टेनेबल ग्लून्स के साथ अलाइन करके IPCC, IPBS और UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि वेटलैंड का क्या रोल है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में और अर्बन प्लानिंग में। देन मेजर वेटलैंड लॉस इस इन इंडियन सिटीज़ में रहा है और ये उनके डाटा दिया गया है। इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ वेटलैंड लॉस। तो इकोसिस्टम सर्विसेज से हमें फाइनेंशियल डैमेज भी हो रहा है। हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज अगर ख़त्म हो रही हैं वेटलैंड्स के कारण तो उससे क्या क्या फाइनेंशियल डैमेज आ रहा है? कोलंबियाज कैली सिटी लॉस ऑफ अर्बन वेटलैंड्स कॉस्ट $76,827 पर हेक्टेयर पर ईयर। फिर पेरी अर्बन वेट लॉस मतलब कि जो सिटीज़ के बिल्कुल पास पड़ते हैं उधर से हमें $30,354 पर हेक्टेयर पर ईयर का लॉस हुआ। चैलेंजेस इन वेटलैंड मैनेजमेंट इन इंडिया। तो करंट कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है ना उनका फोकस सिर्फ इकोलॉजी पे है विदाउट फोकसिंग कि सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या रहेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ हमारे पास नहीं हैं जो सारे वेटलैंड्स को कवर करें। फोकस अभी भी सिर्फ कुछ मेजर वंस ही हैं। हमें एक बेटर गवर्नेंस, स्ट्रक्चर्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत है। हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं वेटलैंड का रोल इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जिसके कारण वेटलैंड्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। नीड फॉर एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन अप्रोच। तो जो वेटलैंड्स हैं उनको अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट पॉलिसीज़ में इंटीग्रेट करके देखा जाना चाहिए। और क्या कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज हम लगा सकते हैं? इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचेस, मैपिंग एंड मॉनिटरिंग लैंड यूज चेंजेस, फिर सोशो इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ वेटलैंड डिग्रेडेशन, और हम साथ में लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स भी बना सकते हैं। वैसे रामसर कॉप 14 जो है वो स्ट्रेस करता है कि वेटलैंड कंजर्वेशन को हम नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स में कैसे मेन स्ट्रीम में लाएं। कंक्लूजन यही है कि जो वेटलैंड कंजर्वेशन है वो सिर्फ एक इन्वायरमेंटल इशू नहीं है, जबकि डेवलपमेंट और क्लाइमेट एक्शन की प्रायोरिटी है। तो इसको उसी तरीके से अच्छे मतलब एक प्रॉपर लेवल पे देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है द स्टेप्स दैट विल शेप इंडियाज AI एम्बिशन। तो इसमें हम क्या बात करते हैं कि इंडिया की जो बेंगलुरु जो है, बेंगलोर बेसिकली इंडिया, जहाँ पे इंडियन डेवलपर्स बेसिकली स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो कैसे आउटबिड करें चाइनीज़ राइवल्स को AI ड्रिवन प्रोजेक्ट्स में। और इंडिया काफ़ी कॉम्पिटिटिव थ्री वे रेस में लगा हुआ है, सिलिकॉन वैली, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो रियल चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि हम लोकल AI प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर करें,
पर ये है कि हम मार्केट रेगुलेशन लाएं जिससे कि इंडिया की एआई ग्रोथ स्लो ना हो। चैलेंजेस इन एआई अडॉप्शन इन इंडिया। तो एआई अडॉप्शन बहुत ज़रूरी है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, पर क्या कंसर्न्स आते हैं? जॉब लॉसेस हो जाना, एल्गोरिथमिक बाइसेस आना, डीप फेक इंफॉर्मेशन पे आजकल कोई ट्रस्ट ही नहीं कर सकता है, कितने डीप फेक्स बनते हैं। नहीं चैलेंज, और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वो डोमिनेट करते हैं इंफॉर्मेशन डिसइमेशन, कि मतलब जो भी बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही फैलती है, जिसके कारण वो गलत है सही है अब उसका नहीं पता चलता, तो इंटरमीडिएटरी लायबिलिटी भी एक की इशू बन जाता है। जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं फॉरेन टेक जायंट्स के अगेंस्ट। फिर रेगुलेटरी एक्शन की ज़रूरत है। रेगुलेटरी एक्शन जो अभी टेक मोनोपलीज के अगेंस्ट हो रखा है वो रिजॉल्व नहीं करे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिजॉल्व करे जो भी कोर इशू है फॉर फेयर कंपटीशन। देन इम्पैक्ट ऑफ एआई रेगुलेशन ऑन इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस। तो हमें स्ट्रिक्ट एआई रेगुलेशंस जो हैं वो सॉल्व कर भी सकती हैं टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन, पर लेकिन उससे इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग पे फ़र्क पड़ेगा। जो यूएस और चाइना है उन्होंने अपना एआई जो है वो लार्जली अनरेगुलेटेड रखा है, जिसके कारण कंपनीज वहाँ पे जाके काम करना प्रेफर कर रही हैं। एडिशनल एआई कंप्लायंस कॉस्ट क्या कर सकते हैं कि इंडिया की एबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं टू कम्पीट विद दीज नेशंस। फिर ओवर रेगुलेशन से क्या हो सकता है कि वो हो सकता है कि जो एआई फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं कंपनीज वहाँ पे रीलोकेट कर जाएं। तो इंडिया ग्लोबल एआई स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? तो इंडिया का एक यूनिक पोजीशन है आईटी पावर हाउस में, तो उसको अपनी रेगुलेशन और इनोवेशन को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जो यूरोपियन यूनियन है उसके स्ट्रिक्ट एआई रेगुलेशंस हैं, क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज है। पर इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्गर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है तो वो वहाँ से एआई रिस्क मैनेज कर सकता है। हमें ना ही यूरोपियन यूनियन को कॉपी करने की ज़रूरत है ना ही यूएस रेगुलेशंस को। इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करके काम करना चाहिए। इंडिया शुड लेवरेज डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। तो इंडिया को अपने डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को लगाना चाहिए जिससे कि वो ओपन सोर्स एआई मॉडल्स को एक्सेसिबल रख पाए, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स बना सके फॉर एनर्जी सिक्योरिटी एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, इंश्योर कर सके कि इंटरनेशनल एआई स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो उनकी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं। नीड फॉर रेगुलेटरी क्लैरिटी इंस्टेड ऑफ ओवर रेगुलेशन। तो इंडिया के पास जो फ्रेगमेंटेड एआई पॉलिसी का लैंडस्केप है ना, उसको एक न्यू एआई स्पेसिफिक लॉज बनाए जाए। इंडिया को उसमें स्ट्रेंथ उनको ही स्ट्रेंथन और अपने एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस के साथ अडाप्ट करना चाहिए। देन एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना चाहिए टू एड्रेस पॉलिटिकल एंड सोशल कंसर्न्स विदाउट हार्मिंग इनोवेशन। तो फोकस हमारा एआई अडॉप्शन को सपोर्ट करने पे, ओपन सोर्स एआई मॉडल्स को और लोकल इनोवेशन को सपोर्ट करने में होना चाहिए। कंक्लूजन कि इंडिया को अगर एआई में लीड करना है तो उसको ओवर रेगुलेशन अवॉइड करना है और फोकस करना है कि कैसे अडॉप्शन ला सकें, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स कर सकें और कैसे आगे चीज़ों को इनोवेशन बढ़ा सकें। थैंक यू।